आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के आगे मतलब क्या क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो देखेंगे यहाँ पास हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मतलब किस किस प्रकार का सामान मिला था, तो जानेंगे इस अथी में। तो यहाँ पास हो रहा है, यहाँ देखेंगे सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं जो बहुत ही कौतूहलजनक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, बहुत सा क्या मिला है, खिलौना मिला है जो बहुत आश्चर्यजनक देखने को मिलता है। तो वही बोल रहा है कि सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले जो बहुत ही क्या है, कौतूहलजनक है यानी आश्चर्यजनक है। एक बैल की रूपी खिलौना, एक को मिला है, बैल रूपी खिलौना मिला है जिसमें क्या है, दो जोड़ा बैल है और दो जोड़ा बैल के साथ क्या कर रहा है, हल जोत रहा है। तो यहाँ से प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खेत के जोतने के लिए क्या किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो दो जोड़ा बैल से क्या करते थे, खेत को जोतने के लिए प्रयोग करते थे। यहाँ पर मेरा सिर हिलाता है, एक हाथी मिला है जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होती है, और एक खिलौने के रूप में क्या मिला है, हाथी का सिर को क्या बोल रहा है कि दबाने से क्या हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे हम लोग जानेंगे यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्त्री को नर्तक यानी नाचते हुए मूर्ति मिला है स्त्री का, और इससे साबित होता है कि उस टाइम भी क्या करते थे आदमी, मनोरंजन के लिए नृतक का प्रयोग करते थे और अपना मनोरंजन करते थे। यानी उस टाइम क्या होता था, गान बजान का भी ये शौकीन थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थे, तो गान बजान करने के भी क्या थे, शौकीन थे। गान बजान करने के क्या थे, शौकीन थे। फिर आगे हम लोग जानेंगे मछली फंसाने के कांटे एवं एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते दिखाया जाना सके देता है कि ये लोग शिकार के भी शौकीन थे। यहाँ पास बोला कि मछली फंसाने के कांटे, यानी देखिए आदमी क्या करता है मछली फंसाने के लिए, मछली में जो फंसाने वाला कांटा होता है उसमें क्या करता है, उस तरह का कोई हाथी लगाता है। इससे क्या होता है, मछली देखकर उसके पास आता है। तो उस तरह का भी पर उस टाइम क्या कर रहे थे आदमी, मतलब उस टाइम का मानव क्या कर रहा था, इस तरह का उपाय से क्या कर रहा था, शिकार करता था। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि मारते दिखाए जाना सके देता है कि ये लोग शिकारों के भी शौकीन रहे होंगे। यानी उस टाइम क्या कर रहे थे, शिकार भी ये सब लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते होंगे। आगे हम लोग जानेंगे धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मिस्र और तो एक क्या था, मेसोपोटामिया का सभ्यता में क्या था, मंदिर का कुछ प्रमाण मिला था, लेकिन उस तरह का हड़प्पा सभ्यता में क्या मंदिर और मस्जिद का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। यानी वो सब क्या कर रहे थे, यहाँ पास बोल रहा है हड़प्पा संस्कृति में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पास बोल क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के जैसा कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मरीन मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता को मातृ देवी की मूर्तियाँ मानते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी का पूजा होती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी का यानी मातृ देवी का मतलब क्या है, उस सभ्यता में माँ का पूजा किया जाता होगा। यहाँ पास हो रहा है दिखाया गया है कि जो संभवतः हड़प्पा धरती को उर्वरता की देवी मानकर क्या करते थे, पूजा करते थे। यानी देखिए
हड़प्पा सभ्यता में जो व्यक्ति थे जो धरती को उर्वरक यानी फसल क्या करते थे, फसल उगाते थे धरती पर, तो धरती को क्या मानते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग माता मानते थे। और माता मानकर क्या, माता मानकर धरती को क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो यहाँ पास हमारे मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ है। और यहाँ पास हो रहा है मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति ऐसी प्राप्त हुआ जिसको 3 मुख है और क्या कर रहा है, तो मुद्रा योग में क्या है, बैठा हुआ है। यानी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ जिसका 3 सिंह है। और क्या बोल रहा है, जिसका 3 सिंह। यहाँ पर क्या कर रहा है, और योग मुद्रा में बैठा हुआ है और जिसका क्या है, 3 सिंह है। इसका बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है तथा दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ। यानी इसको दाईं ओर क्या है, एक गैंडा और एक भैंसा, और दाईं ओर क्या है, एक हाथी और एक बाघ है। इसके सम्मुख एक हिरन है। इसकी तुलना पशुपति से की गई है। यानी उस टाइम क्या बोल रहा है, पशुपति का मतलब क्या होगा, उस टाइम फिर पशु को आदमी क्या करता था, हड़प्पा सभ्यता में पालता था और उसको क्या करता था, पूजा पाठ करता था। यहाँ हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता से बहुत संख्या में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत देता है। यहाँ पास क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सा पत्थर से क्या बोल रहा है, मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति हुई। यानी हड़प्पा सभ्यता में क्या बोल रहा है कि बहुत सा पत्थर से क्या हो रहा है, लिंग और योनि का रूप बनाया गया। इससे प्रतीत होता है क्या कि उस टाइम लिंग पूजा का संकेत होता है। यानी उस टाइम क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग पूजा करते थे। ये लोग वृक्ष के विशेष पीपल की पूजा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता में एक वृक्ष जो पीपल कहते हैं वही लोग क्या करते थे, विशेष पूजा इसको करते थे। आगे हम लोग जानेंगे कुब्बड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। और उस टाइम में एक कुब्बड़ वाला बैल था, वह क्या था, एक विशेष पूजनीय था। फिर जानेंगे हम लोग नाग पूजा का फिर संकेत यहीं से मिलता है। जो 10 दिन पहले हम लोग हिंदू धर्म में क्या है, नाग पूजा का संकेत। और नाग पूजा का संकेत कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता से ही क्या मिला, नाग पूजा का संकेत मिला है। यहाँ देखें हम लोग आगे जानेंगे कि बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देता है कि ये लोग तंत्र में, और इस सभ्यता में बहुत से संख्या में क्या मिला है, ताबीज मिला है। इससे संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र की विद्या भी क्या करते थे, तंत्र मंत्र की विद्या भी जानते थे। यहाँ पास हो रहा है कि ताबीज का संकेत देता है कि ये लोग तंत्र मंत्र भी विश्वास करते थे। यानी ये लोग किस पर विश्वास करते थे, तो तंत्र मंत्र पर भी विश्वास करते थे। फिर आगे हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो में वामवर्ती और दक्षिणवर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक प्राप्त की संख्या मिला है। यानी मोहनजोदड़ो में क्या है, वामवर्ती और दक्षिणवर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिले हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। स्वास्तिक का संबंध किस चीज़ से था, तो सूर्य पूजा से। देखिए स्वास्तिक का चित्र आप लोग देखे होंगे घर में जब पूजा होता है, यहाँ पास तो इस तरह से बनाया रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बोला जाता है। यानी इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वास्तिक का चित्र बोलते हैं। तो स्वास्तिक का चित्र कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। जिसमें क्या हो रहा, जिसमें स्वास्तिक का चित्र में क्या, तो सूर्य देवता का क्या किया जाता था, विशेष पूजा किया जाता था। यानी स्वास्तिक चिन्ह में क्या, किस चीज़ का पूजा किया जाता था उस टाइम, तो सूर्य पूजा किया जाता था। यहाँ पर हम लोग यहाँ क्या हो रहा,
कि स्वास्तिक का संबंध किससे था, तो स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से था। यानी स्वास्तिक का जो पूजा होता था उसमें सूर्य के लेकर क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था। फिर आगे हम लोग जानेंगे कालीबंगा। कालीबंगा एक लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिलती है जो अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है। और कालीबंगा में क्या बोला है, लोथल से बने ईंटे का बनी वेदी, यानी जो पूजा करते हैं, हवन करने वाला, जो पूजा करने वाला इस टाइप से जो बनाया जाता है वो कहाँ से मिला है, जब यज्ञ होता है तो इस टाइप से बनाया जाता है ना। तो इसको मिलने का संकेत कहाँ से मिला है, तो लोथल से ईंटों के बनी वेदी मिलती है जहाँ पर क्या होता है, यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, हवन करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, हवन वाला जो सामान होता है वो डालते हैं। जो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ लोथल से प्राप्त हुआ। यानी जो हवन करने वाला जो अथी होता है जो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर इससे प्रूफ होता है कि उस टाइम भी आदमी क्या करते थे, अग्नि का पूजा करते थे। फिर आगे हम लोग जानेंगे कालीबंगा के हवन कुंड से याग का भी साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर क्या बोला है, कालीबंगा के हवन कुंड से याग का साक्ष्य मिलता है। तो संकेत मिलता है कि उस टाइम भी आदमी क्या करते थे, देवी देवता को साक्ष्य मानकर यानी यज्ञ पूजा करते थे। यहाँ पर से आगे हम लोग जानेंगे मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी शवों के 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। यानी एक मार्शल महोदय क्या थे, इतिहासकार थे। वहाँ पर बता रहे हैं कि सब जो बॉडी डेथ होता है उस टाइम 3 प्रकार से क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो यहाँ पास बोल रहा है कि मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी को शवों को 3 प्रकार से क्या करते थे, उत्सर्ग करते थे। आगे हम लोग जानेंगे पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब कोई डेथ करते थे तो उस टाइम क्या था, पूर्ण समाधिकरण में कि पूरे शरीर को पृथ्वी धरती के अंदर क्या कर दिया जाता था, तो भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। फिर एक और है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में क्या था, तो इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात जो सब इसमें क्या था, जो बॉडी डेथ होता था व्यक्ति को, वो क्या करते थे, बहुत मतलब खुला जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाता था बॉडी को। और पशु पक्षी खाने के बाद जो बॉडी बचता था उसको फिर बाद में क्या किया जाता था, तो सबको गाड़ दिया जाता था। जो खाने के बाद जो बॉडी बच गया जानवर इसे पशु पक्षी को जो खाने के बाद उसके बाद क्या किया करते थे, तो बॉडी को अंदर गाड़ दिया जाता था। इसी को क्या बोला गया, तो आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु और पक्षियों के खाने के पश्चात शवों के बचे हुए भाग को क्या करते थे, तो अंदर पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाता था। फिर एक और आया था दाह कर्म। दाह कर्म में क्या होता, शव को जलाया जाता है। इसमें क्या बोला जाए, इसमें शव को जला दिया जाता है जी, एवं उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता है। और शव को जलाने के बाद जो राख बचता है उसको फिर क्या कर दिया जाता है, तो उसको गाड़ दिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार से शव का अथी कर रहे थे, तो 3 प्रकार से। पहला क्या था, तो पूर्ण समाधिकरण। इसमें क्या था, पूरे बॉडी को क्या क्या कर दिया जाता था, पृथ्वी के अंदर यानी मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता था। फिर तीसरा आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु पक्षी को खाने के बाद जो बॉडी बचता था उसको गाड़ दिया जाता था। फिर तीसरा में क्या था, दाह कर्म। इसमें क्या बॉडी को क्या किया जाता था उसमें, तो इसमें शव को जला दिया जाता था और जलाने के बाद जो राख बचता था उसको फिर गाड़ दिया जाता था। फिर आगे हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के शासक। यानी हड़प्पा सभ्यता में को चलाने के लिए किस तरह से उस टाइम चल रहा था हड़प्पा सभ्यता। वहाँ के शासक के द्वारा चलाया जाता था कि लोकतांत्रिक सभ्यता था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बोरा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल भवन का पुरातात्विक
मोहनजोदड़ो से क्या है, एक विशाल भवन का पुरातात्विकविद ने राजप्रसाद के रूप में चिन्हित किया है। यानी एक भवन मिला है, उससे संकेत मिलता है कि वहाँ पास क्या था, तो राजा का सिंहासन लगता था वहाँ पास, क्या और जनता का यहाँ पास फैसला सुनाया जाता था। तो यहाँ से क्या हम लोग संकेत मिलता है कि उस टाइम भी किसी हड़प्पा सभ्यता को चलाने के लिए कोई राजा था। राजप्रसाद के रूप में चिन्हित किया गया, किंतु यहाँ से शासक वर्ग से संबंधित भाग वस्तुओं में नहीं मिला और खाली मतलब अनुमान लगाया गया कि मतलब राजा के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन पूर्ण तरीक़ा से मतलब नहीं पता चला कि राजा ही चलाता था कि कोई और तरीका यहाँ से के जो शासक चलता था कोई और तरीक़ा से चलाया जाता था। तो यहाँ पास बोलेंगे, देखेंगे कि पत्थर की एक मूर्ति को अनेक पुरातात्विकविदों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी। यानी पत्थर की एक मूर्ति को अनेक पुरातात्विकविदों ने क्या किया, पुरोहित का संज्ञा दी, लेकिन यह मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं मिला। अतः पुरोहित राजा का कल्पना तार्किक नहीं है। यानी पुरोहित राजा का मतलब क्या हो गया कि अनुमान लगाया गया, लेकिन ये तार्किक नहीं, मतलब पूर्ण रूप से नहीं था पता है कि मतलब हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा के द्वारा उस सभ्यता को चलाया जाता था। आगे हम लोग पढ़ेंगे पुरोहित राजा का कोई क्या बोल रहा कि कोई काल्पनिक तार्किक नहीं है, यानी अनुमान से लगाया गया कि वहाँ पास फिर राजा को शासन के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन ये क्या है, काल्पनिक रूप से मान लिया गया। आगे हम लोग जानेंगे हड़प्पाई मुद्रा, यानी हड़प्पा सभ्यता में रुपया यानी किस प्रकार से चलाया जाता था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हड़प्पाई मुद्रा यानी मोहरे, बाटों तथा ईंटों में एकरूपता शासक वर्ग का कोई इंगित करती थी, क्योंकि ये सभी एकीकृत सत्ता द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। यानी यहाँ पास फिर बोल रहा है आगे कि वहाँ पास जो बाट मोहरे और ईटा जो मिला उसे मतलब संकेत मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता को जितना एरिया था उसमें सभी क्या था, एक मतलब एक ही प्रकार के क्या चल रहा था, बाट और ईंटें, तो शासक वर्ग का इंगित करता है। ये सब मतलब साबित होता है कि वहाँ पास भी क्या था, एक रूल नियम था जिसके कारण पता चलता है कि कोई कुछ न कुछ तो मतलब शासक के द्वारा चलाया जा रहा था, जिससे क्या क्या इंगित कर रहा है कि जो मोहरे थे और बाटो थे और ईंटें थे, जो क्या क्या था, जो हड़प्पाई क्षेत्र था कि जहाँ तक एरिया था सभी जगह क्या था, एक समान था, यानी सभी जगह एक रूप में देखने को मिला। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि शासक का वर्ग इंगित करता है, यानी कोई शासक वहाँ पास चला रहा था, क्योंकि ये सभी एकीकृत सत्ता द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और बोल रहा है कि ये सब क्या कि कोई शासक तो चला रहा था जो पूरे हड़प्पा सभ्यता एक ढंग से चल रहा था, यानी इससे प्रूफ हो रहा है कि कोई शासक उस टाइम भी हड़प्पा सभ्यता को इंगित कर रहा था, यानी चला रहा था। आगे हम लोग जान गए कि पुरातात्विक के अनुसार हड़प्पा में कोई शासक वर्ग नहीं था। यानी फिर पुरातात्विक लोग क्या बोल रहे हैं कि पुरातात्विक लोग जो पता किए तो वे बोल रहे हैं कि पुरातात्विक के अनुसार
हड़प्पा में कोई शासक वर्ग नहीं था और यहाँ सभी लोग समान सामाजिक स्थिति के थे। और यहाँ पास हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक नहीं था, जो यहाँ पास व्यक्ति रहते थे सभी एक समान स्थिति में थे और सभी एक समान रूप से चलते थे। और यहाँ पास बड़ा एक समान सामाजिक स्थिति के थे और सभी का सोच विचार क्या था, मिलता जुलता रहता था, जिसके कारण क्या हम लोग को देखने को मिल रहा कि वहाँ पास जो सत्ता यानी जो हड़प्पा सभ्यता को चलाने वाले थे वो एकदम एक तरह से लग रहा है कि कोई शासक के द्वारा चलाया जा रहा है। फिर आगे हम लोग जानेंगे कुछ अन्य पुरातात्विक विदों के अनुसार यहाँ विभिन्न नगरों के अलग अलग राजा थे, जैसे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा। फिर एक और पुरातात्विक आए, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पास अलग अलग नगरों में अलग अलग प्रकार के राजा थे, जैसे में मोहनजोदड़ो में अलग प्रकार के, हड़प्पा में अलग प्रकार के। ये सब खाली सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो पुरातात्विक लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अनुमान लगाकर ये सब खाली बात बोल रहे हैं, लेकिन आज तक हड़प्पा सभ्यता को बारे में मतलब पूर्ण रूप से सच्चाई नहीं मिल पाया। आगे हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन, यानी हड़प्पा सभ्यता को किस प्रकार समाप्त होने लगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन, कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विनाश एकमात्र नदी के बाढ़ के कारण हुआ। यानी कुछ विद्वान लोग बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो क्या हुआ, नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और वे सब नदी के साथ क्या कर दिया गया, बाढ़ में बह गया। यानी एक विद्वान उन्हें क्या बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो एकमात्र नदी का बाढ़ के कारण हुआ। यानी एक विद्वान आए जो बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ जो एकमात्र नदी में बाढ़ आने के कारण हुआ। फिर आगे जानेंगे जलवायु परिवर्तन। हो सकता है कि वहाँ पास जलवायु चेंज हो गया होगा, यानी वहाँ पास क्या हो रहा है, कुछ विद्वानों के अनुसार बोल रहे हैं सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पास कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ वहाँ के जलवायु परिवर्तन यानी मौसम में अचानक चेंजिंग के कारण क्या हुआ, वहाँ विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। ईंटों को पकाने और मकानों के निर्माण के लिए जंगलों की कटाई की गई। और क्या हो सकता है कि वो हड़प्पा सभ्यता में क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता में सभी मकान ईंट के बनाया हुआ था। तो अनुमान लगा के कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो वहाँ पास ईंट बना रहे थे, बनाने के लिए वहाँ पास क्या हुआ, पेड़ पौधे के काटे होंगे और काटे होने पेड़ पौधा जब काटा तो वहाँ पास क्या हुआ, धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होना शुरू हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, वहाँ पास उस तरह का क्या हुआ होगा, तो सुखाड़ ये सब बाढ़ सब अथी सब हुआ होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पास हड़प्पा सभ्यता को विनाश होने का कारण बन सकता है। यहाँ पास हो रहा है मकानों के निर्माण के लिए जंगलों का कटाई की गई होगी। और मकान यानी घर को बनाने के लिए क्या किए होंगे हड़प्पा सभ्यता के वासी, तो मकान के निर्माण के लिए जंगलों को कटाई किए होंगे और परिणाम स्वरूप पानी का बरसना काफ़ी कम हो गया होगा। और देखिए जहाँ पास धीरे धीरे क्या होता है, पेड़ पौधा काटने लगते हैं, वहाँ पास धीरे धीरे क्या होता है, पानी यानी वर्षा होना कम हो जाता है। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि वर्षा की क्या हो रहा है, कमी से कृषि पैदावार घट गई होगी। और बोल रहा है कि जब वर्षा होना कम हो गया होगा तो उस टाइम क्या होगा, कृषि यानी पैदावार कम होने लगा होगा। और कृषि कम होने लगा तो क्या होगा, तो वहाँ पास भूखमरी की समस्या उत्पन्न होगा। और जिससे कारण क्या होता होगा, तो भूखे व्यक्ति मरने लगे होंगे, उस तरह का महामारी उत्पन्न हो गया होगा। एक क्या था, दूसरा कारण था कि हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो